औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज हमें जो पढ़ना है नाइन्थ में, वो पढ़ना है वायर डिड ओफीम कम फ्राम। इससे पहले जो प्रीवियस वाला हमने पढ़ा था, जब चाइना के साथ इंग्लैंड ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से वो लोग टी जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें यहाँ से सिल्वर देना पड़ता था। सिल्वर कॉइन्स उन्हें यहाँ से देनी पड़ती थी, जिस वजह से जो इंग्लैंड की ट्रेजरी है वो एग्जॉस्ट हो रही थी। अब वो एक ऐसा मुतबादिल ढूंढ रहे थे जिससे कि जो चीज़ उस चीज़ की उन्हें तलाश थी जो चाइना को वो देते और बदले में वहाँ से टी लेते, और ये कंटिन्यू पैसे सिल्वर के पैसे वगैरह देना, इससे इंग्लैंड की जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही थी। लेकिन दूसरी साइड से ये था, चाइना में बाहर की प्रोडक्ट्स को आने की जो है वो बैन थी। उस बैन की वजह से जो ट्रेड है वो मुश्किल हो रही थी इंग्लैंड वालों को। फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी चाइना में डेस्परेट नीड होगी, चूँकि ओफीम को चाइना में लाना जो है वो एक क्राइम करार दिया गया था। उस वक्त जो ओफीम सिर्फ मेडिसन्स के लिए ही इस्तेमाल होती थी, एज ए मेडिसन उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चाइना वालों को ये पता था कि ओफीम जो है ये एक नशा है, इसलिए वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो फिर जो इंग्लैंड वाले हैं, इंग्लैंड वालों ने चाइना के पोर्ट्स पे लाकर ओफीम को छोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ से जो लोकल गैंग्स हैं वो इसको चाइना में ले रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये ओफीम जो है वो बढ़ गया कि 1820 में 10,000 क्रेटर्स जो है वो हर साल चाइना में स्मगल होता था ओफीम का। लेकिन 15 ईयर्स लेटर यानी 1835 में 35,000 क्रेटर्स जो है वो अनलोड होते थे हर साल। तो तकरीबन पूरा चाइना जो है वो इस नशे की लत में मुब्तला हो गया था, जो इंग्लैंड वालों ने उन्हें कराया। और उससे जो पैसा, जो रेवेन्यू इन्हें आता था, उन्हीं पैसों से वो चाय ले रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब चाइना वाले ओफीम का नशा कर रहे थे, उनके उसी पैसे से इंग्लैंड वाले चाय एंजॉय कर रहे थे। अब सवाल ये बनता है कि वायर डिड ओफीम कम फ्राम, ये ओफीम आता कहाँ से था। दिस इज़ वेयर द इंडियन पीजेंट्स कम इनटू द स्टोरी। यहाँ से इंडियन पीजेंट्स की जो है स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड वाले इंडियंस को ओफीम प्रोड्यूस करने के लिए कह रहे थे। वो ओफीम चाइना जाता था, चाइना से उसकी वो चाय लेते थे, यानी खुद अपने मुल्क से उन्हें ये सब चीज़ें लानी नहीं पड़ रही थी। When the British conquered Bengal, they made a determined effort to produce opium in the lands under their control. जब बरतानिया वालों ने बंगाल को कॉन्कर किया, उसे अपने कब्जे में लाया, तो वहाँ पर उन्होंने ओफीम की एग्रीकल्चर करना शुरू कर दी। एज द मार्केट फॉर ओफीम एक्सपेंडेड इन चाइना में ओफीम का मार्केट बढ़ रहा था दिन ब दिन। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लत में मुब्तला हो रहे थे। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ओफीम फ्लोड आउट ऑफ बंगाल पोर्ट्स बिफोर 1767। नो मोर देन 500 chests of 2 mounts each were being exported from India। 1767 तक चाइना से 500 चेस्ट्स जो हैं ओफीम के जाते थे। विद इन 4 years, अब इसके 4 साल बाद द क्वांटिटी ट्रिपलड, ये क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई बाई 3 हो गई, यानी 1500 हो गई। 100 years लेटर, 100 साल बाद, इन 1870 द गवर्नमेंट वाज एक्सपोर्टिंग अबाउट 50,000 chests एनुअली। 1870 में 50,000 chests एनुअली जो हैं वो इंडिया से ले जाकर चाइना को दिया जा रहा था। सप्लाईज हैड टू बी इंक्रीज टू फीड दिस ब्लूमिंग एक्सपोर्ट ट्रेड। तो
अफीम की सप्लाई इंक्रीज़ करनी थी, बट दिस वाज नॉट इजी। ये कोई आसान काम नहीं था। क्यों नहीं था? फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजंस देयर वर अनविलिंग टू टर्न देयर फील्ड्स ओवर टू पॉपी। बहुत सारे रीजंस ऐसे थे जिसमें पीजेंट्स जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पॉपी प्रोडक्शन करने की, यानी अफीम की प्रोडक्शन करने की। फर्स्ट द क्रॉप हैड टू बी ग्रोन ऑन द बेस्ट लैंड। पहले ये क्रॉप जो है एक ज़रख़ीज़ ज़मीन पर इसे उगाना था। ऑन द फील्ड्स दे ले नियर विलेज एंड वेयर वेल मैनर्ड। ऑन दिस लैंड पीजेंट्स यूजुअली प्रोड्यूस पल्सेस। जो अच्छी ज़मीन है, जहाँ पर जो बहुत ही फर्टाइल ज़मीन होती, उस पर इसकी प्रोडक्शन की जाती थी, लेकिन उस फर्टाइल ज़मीन पर पीजेंट्स जो है वो दाल पल्सेस का प्रोडक्शन करते थे। इफ़ दे प्लांटेड ओफीम ऑन दिस लैंड देन पल्सेस कुड नॉट बी ग्रोन देयर और दे वुड हैव टू बी ग्रोन ऑन इन्फीरियर लैंड वेयर हार्वेस्ट वेयर पुअर एंड अनसर्टन। अब अगर वो इस फर्टाइल ज़मीन पे क्या करते, ओफीम प्रोड्यूस करते, तो फिर जो दूसरी ज़मीनें थी जो लेस फर्टाइल थी वहाँ पर उन्हें पल्सेस की प्रोडक्शन करनी थी, जिसका एक अच्छा हार्वेस्ट वहाँ, यानी उनको एक प्रोडक्शन जो है रेवेन्यू अच्छा नहीं मिलता था वहाँ से दालों का, पल्सेस का। तो सेकंड, मैनी कल्टीवेटर्स ओन नो लैंड। बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो थे उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी। टू कल्टीवेट दे हैड टू पे रेंट एंड लीज लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। तो उन्हें लैंडलॉर्ड से ज़मीन लीज पर लेनी पड़ती थी, रेंट पर लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम थी। एंड द रेंट चार्ज ऑन गुड लैंड्स नियर विलेज वेर वेरी हाई। जो फर्टाइल ज़मीनें थी उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। थर्ड, द कल्टीवेटर्स ऑफ ओफीम वेयर ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। जो ओफीम प्रोडक्शन थी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। द प्लांटर वाज डेलिकेट एंड प्लांट वाज डेलिकेट एंड कल्टीवेटर्स हैड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स न्यूट्रिंग इट। इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फील्ड्स में देना पड़ता था। दिस meant that they did not have enough time to care for other crops। उनके पास जो बाकी क्रॉप्स हैं उनके लिए टाइम नहीं था। तो ये जो है, तो एक तो टाइम इसमें ज़्यादा था। जब कोई अफीम की प्रोडक्शन करता उसके पास टाइम नहीं था बाकी क्रॉप्स को केयर करने का। फाइनली द प्राइसेस द गवर्नमेंट पेड टू द कल्टिवेटर्स फॉर द ओफीम दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो। और यहाँ से जो गवर्नमेंट आपको इसका पैसा दे रही थी वो बहुत कम था। इट वॉज अनप्रॉफिटेबल फॉर कल्टिवेटर्स टू ग्रो ओफीम एट दैट प्राइस। उस प्राइस पे ओफीम को प्रोड्यूस करना ये बहुत ही अनप्रॉफिटेबल था ज़मींदारों के लिए। हाउ वेयर अनविलिंग कल्टिवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस ओफीम। अब जो अनविलिंग थे उनको ओफीम की प्रोडक्शन करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। अनविलिंग कल्टिवेटर्स were made to produce opium through a system of advance in the rural area of Bengal and Bihar. There were large number of poor peasants. बिहार और बंगाल में बहुत ही गरीब पीजेंट्स थे, उन्हें एडवांस में पैसे दिए जाते थे, फिर उनसे ज़बरदस्ती ओफीम की प्रोडक्शन करवाई जाती थी। दे नेवर हैड इनफ टू सर्वाइव। उनके पास सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी रकम नहीं थी। तो ये देन इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड और टू बाई फूड। उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल था। क्या होता जब गरीब जो किसान थे बिहार और बंगाल के, उनको एडवांस में पेमेंट दिया जाता था। 1780s पे क्या हुआ, सच पीजेंट्स फाउंड देयर विलेज giving them money advance to produce opium. When offered a loan, the cultivators were trampled to accept, hoping to meet their immediate needs and pay back the loan at a large stage। एडवांस दिया गया ओफीम प्रोडक्शन के लिए, लोन्स प्रोवाइड किए गए पीजेंट्स को। पीजेंट्स अपनी नीड्स को मीट करने के लिए वो लोन लेते थे, बट द लोन टाइड द पीजेंट्स टू द हेडमैन एंड थ्रू हिम टू द गवर्नमेंट। अब जो विलेज हेडमैन थे जो लोन देते थे, उन्होंने ये जो पीजेंट्स थे वो मजबूर हो गए, वो उनके अंडर आ गए और गवर्नमेंट के अंडर आ गए। अब इन्हें जो गवर्नमेंट कहती, जो हेडमैन कहते, ये वही करते। इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ एजेंट्स हु वर एडवांसिंग द मनी
to the headman. So, by taking the loan, the cultivator was forced to grow opium as a special area. तो इस जब लोन दिया गया, लोन देने के बाद पीजेंट्स को, कल्टीवेटर्स को मजबूर किया गया कि आप किसी स्पेसिफाइड एरिया पर ओफीम की प्रोडक्शन करेंगे ताकि जो आप अपने लोन की किस्तें चुकानी हैं आपको. ही हैड नो ऑप्शन फॉर ऑफ प्लांटिंग द फील्ड विद अ क्रॉप ऑफ हिज चॉइस. अब जो ज़मींदार है वो अपनी चॉइस की जो है क्रॉप्स को वो नहीं उगा सकता था, मजबूरन उसे ओफीम की प्रोडक्शन करनी ही पड़ती थी. अच्छा, तो इसके साथ साथ क्या होता है, एंड ही हैड टू एक्सेप्ट द लो प्राइस ऑफर्ड फॉर द प्रोड्यूस. अब जो उसे निकलता था, जो प्रोडक्शन निकलती उसके उसे बहुत कम दाम मिलते थे, वो भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था. द प्रॉब्लम कुड हैव बीन पार्टली सॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ओफीम, बट द गवर्नमेंट वाज रेलुकेंट टू डू सो. अब ओफीम की रेट्स बढ़ाने से ज़मींदारों की परेशानियां तो दूर होती, लेकिन गवर्नमेंट ये करने के लिए मजबूर नहीं, ये तैयार नहीं था. It wanted to produce opium at a cheap rate and sell it at high prices to opium agents in Calcutta, who then shipped it to China. Then difference between buying and selling price was the government's opium revenue. लेते जो थे इनसे वो सस्ते में ले रहे थे, ओफीम एजेंट्स को बेचते जो थे वो किस में बेचते थे, जो चाइना उन्हें बहुत ही ज़्यादा दामों में यानी महंगा बेचते थे. तो इसमें जो इस बिन बिटवीन जो रेवेन्यू मिलता था वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ओफीम रेवेन्यू था, और उसी रेवेन्यू से वो फिर चाय खरीदते थे चाइना से. द प्राइसेस गिवन टू पीजेंट्स वेर लो दैट दे अर्ली 18th century angry peasants began agitating for higher prices and refused to take advance. कुछ ज़मींदार ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया. विरोध करने के बाद उन्होंने एडवांस लेना भी जो है नहीं माना. उन्होंने इसके खिलाफ एजिटेशन किया. इन रीजन्स अराउंड बनारस कल्टिवेटर्स began giving up opium cultivation. They produced sugar cane and potatoes instead. तो कुछ किसानों ने बनारस में क्या किया, उन्होंने ओफीम नहीं, उन्होंने गन्ने की खेती की और आलू की प्रोडक्शन करना शुरू करी. दे मैनी कल्टिवेटर्स सोल्ड ऑफ देयर क्रॉप्स टू ट्रैवल ट्रेड हु ऑफर्ड हाई प्राइसेस. बहुत सारे कल्टिवेटर्स ऐसे थे, वो अपने जो उनका जो प्रोडक्शन था वो उन्होंने बाकी एजेंट्स को भेजा जो उन्हें अच्छी कीमत दे रहे थे. 1773 में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल में एक मोनोपोली ट्रेड ओफीम की इस्टेब्लिश करती है. नो वन एल्स वाज लीगली परमिटेड टू ट्रेड इन द प्रोडक्ट. जो ट्रेड पाबंदियां लगाई गई उसमें ये कहा गया कि कोई दूसरा जो है इनसे नहीं खरीद सकता ओफीम, वो सिर्फ गवर्नमेंट खरीदेगी. द ब्रिटिश फाउंडेड टू देयर ऑनर दैट ओफीम प्रोडक्शन in their territories was rapidly declining, but its production outside the British territories was increasing. अब जिन एरिया में ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर जो है इसकी जो प्रोडक्शन थी वो डिक्लाइन हो रही थी. आउटसाइड टेरिटरीज जो है वहाँ पर इंक्रीज हो रही थी. इट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान विद प्रिंसली स्टेट्स दैट वेयर नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. ये वहाँ पर इसकी इंक्रीज़ हो रही थी जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था. इन दीज रीजन्स लोकल ट्रेडर्स वेर ऑफरिंग मच हायर प्राइसेस टू पीजेंट्स एंड एक्सपोर्टिंग ओफीम टू चाइना. अब वो जो लोग थे वो इनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे, फिर चाइना एक्सपोर्ट कर रहे थे. इनफैक्ट आर्मड बैंड्स ऑफ ट्रेड वेयर फाउंड कैरिंग ऑन द ट्रेड इन 1820. 1820 में आर्मी जो थी वो ये ट्रेड कर रही थी टू ब्रिटिश. दिस ट्रेड वॉज इलीगल. ब्रिटिश के लिए ये जो थी ये ट्रेड जो थी ये इलीगल थी. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट peasants and local traders continue as long as opium production lasted. जहाँ तक ओफीम की प्रोडक्शन हुई वहाँ तक ब्रिटिश गवर्नमेंट में, peasants में और लोकल ट्रेडर्स में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा. We should not however think that the experience of all peasants in colonial India were like those of opium cultivators. We will read about other experience of peasants in colonial India in later chapter. आगे आने वाले चैप्टर में जो कॉलोनियल इंडिया पीजेंट्स जो थे वो क्या एक्सपीरियंस करते वो और भी हमें पढ़ना है. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा
ऑल सेक्शंस ऑफ रूरल पीपल वर नॉट इफेक्टेड इन द सेम वे, सारे जो है एक साथ इफेक्ट नहीं हुए. सम गेनड अदर्स लॉस्ट, कुछ जो थे उन्होंने प्रॉफिट कमाया, कुछ जो थे उन्होंने गवाया. नॉट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन सिंपली ए ग्लोरी स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट वाज आल्सो ए स्टोरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ecological crisis and social rebellion, colonization and repression. We need to look at these variation and standards to understand the diverse ways in which peasants and farmers confronted the modern world. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो एक ख़त्म हो गया. तो इंशाल्लाह अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ, एक नई सुबह के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.